नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ में हूं तुषार शर्मा। भारत भ्रमण बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको करेंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। रीवा में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और ट्रक में हुई टक्कर, 15 लोगों की हुई मौके पर मौत, 40 से ज्यादा लोग हुए घायल। नाक रगड़ले नीतीश कुमार, बीजेपी के दरवाजे हो चुके हैं बंद, सुशील कुमार मोदी का बिहार के सीएम पर निशाना। नॉर्थ ईस्ट जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, लंबे समय से वांटेड दोनों आरोपी गिरफ्तार, एक को लगी गोली। कर्ज में दबी एमपी सरकार ने सिर्फ फिर लिया 1000 करोड़ रुपए का लोन, विकास कार्य में होगा खर्च। हरियाणा में भाई दूज के दिन सभी स्कूलों की रहेगी छुट्टी, खट्टर सरकार ने जारी किया आदेश। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा में 3 वाहनों की टक्कर से भीषण सड़क हादसा हुआ है और हादसे में 15 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग उसमें घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर यह हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक हादसा शुक्रवार शनिवार के दरमियान रात को हुआ है और जिस वक्त यह हादसा हुआ है उस समय बस जबलपुर के रीवा रास्ते प्रयागराज जा रही थी। सूचना मिलते ही सहयोगी पुलिस मौके पर पहुंची और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रीवा के पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने जानकारी दी है कि सुहागे पहाड़ी के पास बस और ट्राला और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घायलों में से 20 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस हैदराबाद से चली थी और उसे गोरखपुर पहुंचना था और बस में सवार लोग यूपी, बिहार और नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रीवा एसपी के मुताबिक सुहागी पहाड़ी के उतरने वक्त आगे चल रहे एक ट्रक से पहले एक ट्राला टकराया और फिर बस उसी में जा भिड़ी। हादसे में जान गंवाने वाले लोग उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा और गोरखपुर से बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बस में 100 से ज्यादा लोग सवार थे और लोग त्योहारों पर अपने घर लौट रहे थे। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और बता दें जबकि 11 लोग इसमें अस्पताल में इलाज चल रहा है और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे को लेकर दुख जताया है और मृतकों के परिजन के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सुशील कुमार मोदी ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार नाक रगड़ लें तो भी बीजेपी के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं। बीजेपी नेता का ये बयान राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के एक बार फिर बीजेपी के संपर्क में है। प्रशांत किशोर के बयान के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक तमाम तरह के कयासों और अटकलों का दौर शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर के बयान को लेकर सुशील कुमार मोदी ने बताया है कि नीतीश कुमार अपनी नाक भी रगड़ लें तो भी अब इस जन्म में वो बीजेपी के दरवाजे उनके लिए फिर से नहीं खुलने वाले हैं। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर 2 बार बीजेपी को धोखा देने का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी अब धोखा नहीं खाना चाहती। हालांकि सुशील कुमार मोदी ने प्रशांत किशोर के इस बयान पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम नहीं है कि प्रशांत किशोर किस आधार पर ये बात कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि नीतीश कुमार किस बीजेपी नेता के संपर्क में है। सुशील कुमार मोदी से जब पूछा गया कि क्या इस मामले पर केंद्र और पार्टी का राज्य नेतृत्व एक मत है तो उन्होंने कहा कि पार्टी की बैठक में ये फैसला हो चुका है, अब भविष्य में नीतीश कुमार के साथ कोई सियासी तालमेल नहीं होगा। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले में पुलिस टीम और अपराधियों के बीच फायरिंग हुई है। यह घटना देर रात करीब 2 बजे के पीएस ज्योति नगर क्षेत्र में लोनी गोलचक्कर के पास अंबेडकर कॉलेज सर्विस रोड पर हुई है। मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। यह अपराधी एमएस पार्क थाने का 20 है जिस पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है ये अपराधी ज्योतिष नगर थाना इलाके में दर्ज आईपीसी की धारा 308 के तहत एक मामले में वंचित था। आरोपी के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 2 लाइव राउंड और एक सीपीएम, एक लाइव राउंड और 2 खाली कारतूस और बिना नंबर प्लेट वाली एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है।
पुलिस ने एक पकड़े गए आरोपी दोनों अपराधियों की पहचान कर ली है और बता दें इसमें 36 साल का शक्ति उर्फ सोनू पुत्र अनूप सिंह निवासी ज्वालानगर दिल्ली और 24 साल का सचिन पुत्र राजू निवासी अशोक नगर शामिल है। दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर पूछताछ जारी है। शक्ति पर पहले से पीएस मानसरोवर पार्क में पहले 18 अपराधी मामले में शामिल होने का आरोप है। वहीं सचिन पर भी पहले से 4 आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप इसमें शामिल है। इस मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस दोनों को पकड़ने में कामयाब रही है। पूछताछ के दौरान इन पर पहले से दर्ज मामलों को लेकर जानकारी ली जा रही है और दोनों ही लंबे समय से वांटेड चल रहे थे। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार लगातार कर्ज तले दबती जा रही है और बता दें पहले से ही 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ तले दबी शिवराज सिंह की सरकार ने एक बार फिर भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और ये कर्ज 15 साल के लिए लिया गया है। इस साल अब तक मध्य प्रदेश की सरकार 8000 करोड़ रुपए का ऋण ले चुकी है और मध्य प्रदेश की सरकार अब तक जो 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है उसमें से राष्ट्रीय बचत योजना से 3756 करोड़ रुपए का ऋण शामिल है। 31 मार्च 2022 की स्थिति में सरकार पर कुल 3,03,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है। इससे उभरने के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक बार फिर कर्ज ले लिया है। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कर्ज विकास योजना के लिए लिया गया है। प्रदेश सरकार राजकोषीय उदारनीति और बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4% तक ऋण ले सकते हैं। सरकार के पास 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण लेने की पत्रिका है, लेकिन अभी तक सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए का ही ऋण लिया है और सरकार ने जो कर्ज लिया है उसका इस्तेमाल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए किया जाएगा। हरियाणा की खट्टर सरकार ने भाई दूज के त्योहारों के लिए राज्य के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने भाई दूज के त्योहार को देखते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों की 27 अक्टूबर को अवकाश की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने भाई दूज के त्योहार को दिन स्कूल के अवकाश के लिए एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है। हरियाणा सरकार के इस आधिकारिक बयान के अनुसार हरियाणा सरकार ने भाई दूज के अवसर पर सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 27 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया है। हिंदू संस्कृति के अनुसार भाई बहन के रिश्ते का ये रक्षाबंधन के बाद दूसरा बड़ा त्योहार माना जाता है। ये त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज पर बहन अपने भाई को तिलक लगाती है और एक नारियल या गोला देती है। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में दिवाली के मौके पर सिर्फ ग्रीन पटाखों की ही इजाजत दी है। इसके लेकर गुरुवार 20 अक्टूबर को आदेश जारी कर दिया है और खट्टर सरकार ने प्रदूषण के मद्देनजर ये फैसला लिया है और राज्य में ग्रीन पटाखों को बेचने के लिए जगह तय की गई है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ग्रीन पटाखों के अलावा किसी भी दूसरे तरह के पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। खट्टर सरकार ने इस फैसले को लेकर हरियाणा सीएमओ की तरफ से ट्वीट पर लिखा है। हरियाणा में इस बार ग्रीन पटाखे वाली दिवाली मनाई जाएगी, जिससे सामान्य पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही प्रदेश भर में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अलग अलग जगह भी निर्धारित कर दी गई हैं। हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में पटाखों की समय सीमा निर्धारित की गई है, तो वहीं दिल्ली के पटाखे बेचने वाले और फोड़ने वालों पर जेल भी हो सकती है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, मेरा टेस्ट।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार दीपावली खुशियां भरी सौगात लाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुशियों के इस पर्व पर कई बड़े ऐलान किए हैं। 3 दिन पहले बेरोजगार को रोजगार देने की घोषणा के बाद अब गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। प्रदेश के 31,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को सरकार ने परमानेंट कर दिया है और धनतेरस के ठीक एक दिन पहले सरकार ने पंचायत सहायक शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर्स को नियमित करने के आदेश जारी किए थे और इन्हें शुरुआत में 10,400 रुपए वेतन दिया जाएगा। जिन संविदा कर्मियों को 10,400 से ज्यादा वेतन मिल रहा है उनका वेतन यथावत रहेगा। 9 साल की नौकरी पूरी करने पर 18,500 और 18 साल की सर्विस पूरी करने पर 32,300 रुपए सैलरी मिलेगी। सरकार की इस घोषणा से संविदाकर्मी के चेहरे खिल उठे हैं और गहलोत सरकार के इस घोषणा का लाभ प्रदेश के पंचायती राज और शिक्षा विभाग के काम कर रहे 31,443 संविदाकर्मी को मिलेगा और परमानेंट नौकरी पाने वालों में सबसे ज्यादा 23,749 पंचायत सहायक हैं और शिक्षा विभाग में 26 वरिष्ठ शिक्षाकर्मी और 1,764 वरिष्ठ शिक्षाकर्मी और 2,048 सामान्य शिक्षाकर्मी हैं। पैरा टीचर्स की संख्या 3,886 है और सरकार ने इन पदों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के दायरे में लिया है और शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत सहायक के पदनाम भी शामिल है। शिक्षाकर्मी को अब शिक्षा सहायक और पैरा टीचर्स को पाठशाला सहायक और ग्राम पंचायत सहायक को विद्यालय सहायक कहा जाएगा। एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब वर्ल्स के नाम पर काम कर रहे संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया जाएगा। पंचायत सहायक और शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर्स को भी तभी नियमित किया जाएगा जब वो इन पदों के लिए तय श्रेणी की योग्यता और अनुभव की शर्त पूरी करेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के दायरे में वही संविदाकर्मी आएंगे जो निर्धारित योग्यता पूरी करेंगे। राजस्थान के भरतपुर जिले में हलेना थाना इलाके में लोगों ने एक मौलवी की मस्जिद के अंदर घुसकर जमकर पिटाई कर दी। दरअसल मौलवी की एक नाबालिग को मस्जिद के अंदर ले गया और उसे इसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। कुछ देर बाद नाबालिग के परिजन उसे ढूंढते हुए मस्जिद के अंदर पहुंचे तो नाबालिग ने अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया। गुस्साए परिजन मौलवी को पीटते हुए मस्जिद के बाहर लेकर आए तो मौलवी को पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक 17 साल की नाबालिग 11:30 बजे अपने घर से स्कॉलरशिप का काम करवाने के लिए ई मित्र पर गई थी और जब वहां ई मित्र के वापस अपने घर आ रही थी तो उसे बिहारी जी के मंदिर के पास मौलवी रसीद मिला। नाबालिग और मौलवी के आपस में दूसरे को जानते हैं और क्योंकि नाबालिग का घर मस्जिद के सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर स्थित है और रसीद मस्जिद पर 10 साल से रह रहा है। मौलवी रसीद से नाबालिग से मोबाइल मांगा जिस पर नाबालिग ने अपने मोबाइल रसीद को दे दिया। रसीद मोबाइल को देखते हुए चलने लगा और नाबालिग लड़की भी उसका पीछा करने चली गई और जैसे ही मस्जिद आई तो रसीद नाबालिग को मस्जिद के भीतर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। कुछ देर में नाबालिग के परिजन भी उसे ढूंढते हुए बाजार में पहुंचे और जहां लोगों ने नाबालिग के परिजनों को बताया कि उसे मौलवी मस्जिद के भीतर ले गया है। जब नाबालिग के परिजन मस्जिद के भीतर पहुंचे तो मौलवी बच्चे के साथ एक कमरे में अश्लील हरकतें करता दिखा। बस फिर क्या था, परिजनों ने मौलवी की मस्जिद के अंदर ही पिटाई करनी शुरू कर दी और उसे पीटते पीटते बाहर लेकर आए। रास्ते में जा रहे लोगों को मौलवी की हरकत के बारे में पता लगा तो उन्होंने भी मौलवी पर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि बाद में पुलिस ने के हवाले उसे कर दिया गया है मौलवी को। फिलहाल पुलिस मौलवी से पूछताछ कर रही है इसको लेकर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को घेरने और राज्य में पार्टी को एकजुट करने के पुरजोर तरीके से चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की है। बता दें कि राजस्थान को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में बुलाई गई इस महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश संगठन महासचिव चंद्रशेखर, ओम प्रकाश माथुर और प्रदेश सह प्रभारी विजय और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित प्रदेश कोर कमेटी को अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित राजस्थान दौरे की तैयारियों के साथ गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ पर कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए आक्रोशित रैली के रूपरेखा और रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में एक बार फिर पार्टी आलाकमान की तरफ से राज्य के सभी नेताओं को अपनी आपसी गुटबाजी कर एक साथ मिलकर अशोक गहलोत सरकार को घेरने और पार्टी की चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की भी हिदायत दी गई है। कोर कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद जेपी नड्डा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग से बैठक की है। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के ज्यादातर सदस्यों के बीजेपी मुख्यालय से रवाना हो जाने के बाद अब प्रदेश प्रभारी, प्रदेश सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महासचिव और अन्य कई नेताओं की अलग से एक तीसरी बैठक भी हुई है। इस बैठक में कोर कमेटी के लिए किए गए फैसले के क्रियान्वयन और आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई है।
राजस्थान के कोटा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। इस लोकार्पण समारोह में पूरे कोटा में 12 जगह इसका लाइव प्रसारण कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन ने देखा। पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की तारीफों के पुल बांध दिए और कहा कि विधानसभा के भीतर और बाहर इन्हें जो भी कार्य दिए जाते हैं वो पूरे करते हैं। सीएम ने कहा कि कोटा में ओम ही नहीं और बल्कि शांति भी है। और बता दें तो कमी किस बात की है, इसी और चर्चा को पूरी तरह से जगह हो रही है। और बता दें ओम शांति की जोड़ी है और सीएम गहलोत ने मजाकिया अंदाज में कहा कि कोटा में ओम और शांति की जोड़ी है और तब एयरपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोटा को एयरपोर्ट की सौगात मिलनी चाहिए। कोटा एयरपोर्ट के मुद्दे पर सीएम गहलोत कहना है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से वो स्वयं ही बात करेंगे और आप भी बात करें। सीएम गहलोत ने कोटा के 700 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। बता दें विकास कार्य की बनी डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद सीएम गहलोत ने धारीवाल की तारीफ के पुल बांध दिए और बता दें कि मंत्री शांति धारीवाल को लेकर फंड इकट्ठा कर दिया और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से पैसा नहीं लिया बल्कि यूआईटी और लेवल गवर्नमेंट के आधार पर इन्होंने खुद सोर्स डेवलप किया है। यानी इसे कहते हैं कमाओ और खाओ। कमाओ और खाओ मतलब इन्होंने पैसा पैदा भी किया और लगाया है। इसे सुंदर स्वरूप कोटा का निखर के सामने आया है और लोकार्पण के समय कोटा के विकास कार्यों की चर्चा जोरों पर रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि धारीवाल को टूरिज्म को लेकर शिकायत भी की गई थी और कोटा कोई जाता है अब जो स्वरूप निकल कर आया है उसके बाद अब आने वाला वक्त के अंदर टूरिस्ट कोटा की तरफ आकर्षित होंगे। उन्होंने कहा कि केवल एक एयरपोर्ट की कमी रह गई है, कोटा में हवाई अड्डा बने, इसके लिए मैं भी कोशिश लगातार कर रहा हूँ। पुलिस की कार्यशैली पर भले ही प्रश्न चिन्ह लगता रहा है, लेकिन ऐसे में पुलिसकर्मी जो अपने जान की परवाह किए बिना अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं, इस दौरान उन्हें कई बार अपनी जान जोखिम में भी डालनी पड़ती है और कई बार उनकी जान भी चली जाती है। ऐसे शूरवीरों की याद में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता रहा है और बता दें कि अपनी ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों को बचाव करने वाले पुलिस शहीदों को याद किया गया। उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा कि सलामी थी। कोटा पुलिस लाइन में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में पुलिस शहीद दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस लाइन में पुलिस के जवान और आला अफसरों ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर दिवंगत शूरवीर की स्मृति में शहीद परेड का भी आयोजन किया गया। पुलिस की टुकड़ी शहीदों के सम्मान में फायरिंग कर सलामी भी दी और इसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर दी और उनके इस शौर्य को याद किया गया। और इस दौरान पुलिस जवानों के परिवार भी वहां पर उपस्थित था और शहीदों के नाम का स्मरण किए जाने के बाद पुलिस बैंड ने लास्ट पोस्ट की धुन बजाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल वक्त चला ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया, पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया, चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon, Amazon, Amazon। आ रहा है Amazon Great Indian Festival, बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से लिया। बेटे में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें गाजीपुर के सूरजपुर पांडे पार्क में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव नेता नहीं बल्कि नेता बनाने की फैक्ट्री थे। सांसद ने बताया कि 1991 में उनके ऊपर विपत्ति आई थी और 1993 में उन्होंने मुलायम सिंह यादव के विपक्ष के पार्टी से चुनाव लड़ रहे चुनाव जीता था। इसके बावजूद नेताजी ने उनकी मदद की थी और उस मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद जनपद के कई अधिकारी पर डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का पिछले दिनों निधन हो गया है और बता दें
उनके सम्मान में जनपद के कई जगहों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। गाजीपुर के सूरज पांडे पार्क में समाजवादी पार्टी की तरफ से सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिनमें से सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। और इसी क्रम में गाजीपुर के सांसद ने नेताजी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नेताजी ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सारे लोगों को विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाया है, जो ग्राम प्रधान बनने की उम्मीद नहीं थी और उन लोगों को विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाया है। कुल मिलाकर नेताजी नेता बनाने की फैक्ट्री भी थे। सांसद अफजल अंसारी ने कहा कि 1991 में मैं दूसरी पार्टी का विधायक हुआ करता था और उस समय हमारे ऊपर विपत्ति आई थी। 1992 में मुलायम सिंह यादव गाजीपुर में एक विशाल रैली करने आए थे। उन्होंने रैली के दौरान अफजल अंसारी को मदद की बात कही थी। उस मामले में जांच कमेटी के दौरान जांच किया गया और जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल के आदेश पर गाजीपुर के बहुत सारे अधिकारी पर डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया था। संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू के मरीजों को मौसम्बी का जूस मिला हुआ प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने के कथित तौर पर चर्चित और सनसनीखेज मामले में पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सरगना समेत गिरोह से जुड़े हुए 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इनके पास से 18 पाउच प्लाज्मा, 3 पाउच संदिग्ध प्लेटलेट्स और 1 लाख रुपए नगद और 3 2 पहिया वाहन और 13 मोबाइल फोन बरामद किए गए। डीएम संजय कुमार खत्री ने एसएसपी शैलेंद्र कुमार पांडे का दावा है कि गिरोह के लोग ब्लड बैंकों से प्लाज्मा हासिल किया करते थे और हर पाउच में 350 ml प्लाज्मा रहता है। इसके बाद ये सीरीज प्लाज्मा को दूसरे पाउच में भरते थे और इस पाउच में 50 ml के दूसरे पाउच में प्लाज्मा को भरने के बाद उसे प्लेटलेट्स बताकर बेच दिया करते थे। प्लाज्मा के पाउच में जिस जगह सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है वहां ये लोग शहर के नामचीन अस्पतालों के नाम से फर्जी स्टिकर चिपका दिया करते थे। इसके साथ ही जरूरतमंदों को अस्पताल में फर्जी रसीद भी दिया करते थे। अफसरों के मुताबिक प्लाज्मा को प्लेटलेट्स बताकर गिरोह के लोग इस हजारों रुपए की ऊंची कीमत पर जरूरतमंदों को बेच दिया करते थे। प्लेटलेट्स में मौसम्बी का जूस मिलाए जाने के आरोप पर अफसरों का कहना है कि गिरोह के पास से बरामद हुए संदिग्ध प्लेटलेट्स पाउच को जांच के लिए लैब भेजा जाएगा और लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ाए जाने के लिए इनमें से मौसम्बी का जूस मिलाया जाता था या फिर कुछ और, या फिर सिर्फ प्लाज्मा को ही प्लेटलेट्स बताकर उससे डेंगू मरीजों को परिवार वालों को बेच दिया करते थे। हालांकि अफसरों ने यह दावा जरूर किया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने मौसम्बी का जूस मिलाए जाने के दावों पर पूरी तरह से इनकार किया है। अफसरों का कहना है कि पूरी सच्चाई सामने आएगी जब लैब रिपोर्ट की जांच सामने आएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल के भगवत गीता में भी जिहाद की बात पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र कांग्रेस नेता के बयान पर जबरदस्त हमला बोला है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने बयान पर राम सेतु को काल्पनिक बताते हुए गीता का जिहाद सिखाने और भगवा आतंकवाद वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम सेतु को कांग्रेस काल्पनिक मानती है। अब उनके नेता गीता का जिहाद सिखाने वाले ग्रंथ बताने की हिमाकत कर रहे हैं। तुष्टिकरण की आड़ में आप अपने शासन में भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा, कांग्रेस की मति मारी गई है। और उन्होंने आगे लिखा है कि निष्कर्म कर्म की शिक्षा देती है गीता और दुनिया का ये अद्भुत ग्रंथ है जो सही मायने में धर्म को पुष्ट करता है। और बता दें कि कांग्रेस न भगवान राम को मानती है और न ही भगवान कृष्ण को मानती है, इसलिए हिंदुओं के प्रति उसमें हमेशा नफरत और घृणा का भाव रहा। दरअसल पाटिल ने दावा किया था कि जिहाद की अवधारणा सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि भगवत गीता और ईसाई धर्म में भी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिन की आत्मकथा में विमोचन कर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पाटिल ने कहा था कि इस्लाम धर्म में जिहाद का बहुत जिक्र है। पाटिल ने अपनी टिप्पणियों में दावा किया था कि सिर्फ कुरान में ही नहीं महाभारत में भी, गीता में भी कृष्ण अर्जुन से जिहाद की बात कर रहे हैं और ये बात सिर्फ कुरान या गीता में नहीं बल्कि ईसाई धर्म में भी है। पाटिल ने इस बयान पर अपनी विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सीएम योगी ने पुलिस विभाग को लेकर कई घोषणाएं भी की हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को अब तक मिल रहे 200 रुपए साइकिल भत्ते को बढ़ाकर 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही पुलिस विभाग को ई पेंशन पोर्टल की सेवाएं भी आभार दी है। बता दें कि दिवाली से ठीक पहले पुलिस ने जवानों के बीच मौजूदा मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों की सहूलियत को देखते हुए 5 लाख से अधिक चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति की स्वीकृति पुलिस महानिदेशक स्तर से होने की घोषणा की है। और उन्होंने कहा है कि अभी तक इसके लिए शासन स्तर पर कार्रवाई होती रही है और जिसके बिना वजह देरी होती थी।
सीएम योगी ने कानून का राज बनाए रखने में यूपी पुलिस के योगदान की सराहना की है और उन्होंने कहा है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और पुलिस की सक्रियता का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध समाप्त हो गया है। ऐसे अपराधी या तो जेल में बंद है अथवा गिरफ्तारी के दौरान मारे गए हैं। सीएम ने कहा कि शहीद जवान के परिजनों की सरकार हर जरूरत को पूरा कर रही है और सीएम योगी ने पुलिस के जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना के बीच उन्होंने अभूतपूर्व परिश्रम किया। कोरोना पॉजिटिव भी हुए लेकिन सेवा पथ नहीं छोड़ा। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के दौरान 45 पुलिसकर्मियों का देहांत भी हुआ था, जिनके परिजनों को नियम अनुसार नौकरी और 22 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। यही नहीं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, भारतीय सेना आदि में सेवारत उत्तर प्रदेश मूल के शहीद 581 जवानों के आश्रितों को 141.9 करोड़ की सहायता राशि दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में इस साल के अंत में नगर निकाय के चुनाव होने हैं और बहुजन समाज पार्टी इस नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुट गई है। एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जहां संगठन में फेरबदल कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी कोशिश ये है कि मुस्लिम समाज को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने साथ जोड़ा जाए। इमरान मसूद की बसपा में एंट्री के पीछे ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। वहीं अब 22 नवंबर को बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में पार्टी के पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी खासतौर पर मुस्लिम समाज पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि पार्टी ज्वाइन करते हुए इमरान मसूद को कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। इसके जरिए भी यही संदेश दिया जा रहा है कि यूपी में मुस्लिम समाज का अगर कोई सबसे बड़ा हितैषी है तो वो बसपा है, सपा नहीं। जाहिर है इसके जरिए अब बीएसपी के समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी कर रही है। और बता दें कि वहीं दूसरी ओर देखा जाए कि इमरान मसूद की बीएसपी के बाद अब वो जयंत चौधरी को भी पश्चिमी यूपी में सीधे तौर पर चुनौती मिलेगी। और अभी तक जयंत के खिलाफ पश्चिम में बसपा के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी और बीएसपी में आते ही मायावती ने पश्चिम यूपी में इमरान को बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।